ये हिंदी वर्णमाला का वो स्वरूप है जो विभिन्न अध्यापकों द्वारा और विभिन्न पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाया जाता है। ये देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण नामक पुस्तिका में दिया गया हिंदी का मानक रूप, हिंदी वर्णमाला का मानक रूप है, जिसमें मूल स्वर और व्यंजन इस शीर्षक से दिए गए हैं और अन्य सभी ध्वनियां और संयुक्ताक्षर वगैरह अलग शीर्षकों से दिए गए हैं। नमस्कार, मैं भावना प्रकाश लेकर आई हूँ हिंदी है आसान। हिंदी से संबंधित आपकी सभी समस्याओं का सरल, सटीक, संक्षिप्त और प्रामाणिक समाधान। मेरा हर वीडियो 3 भागों में है। यदि आप ऊपरी बाएं कोने पर प्राथमिक देख रहे हैं तो ये नर्सरी से लगभग तीसरी चौथी यानी कि 3rd 4th तक के बच्चों को ध्यान में रखकर, माध्यमिक वाला 5th से 10th तक के बच्चों को ध्यान में रखकर और उच्च वाला इंटर तथा प्रतियोगी परीक्षाओं के विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। शेष दोनों वीडियोस के लिंक आप आई बटन पर क्लिक करके पा सकते हैं और अपनी उम्र अथवा जिज्ञासा के अनुसार, मतलब जरूरत या क्यूरियोसिटी के अनुसार खोलकर देख सकते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने भाषा की सबसे छोटी इकाई यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट ध्वनि, स्वनिम, साउंड्स या फोनेटिक्स पर विचार किया। इस वीडियो में हम फोनेटिक्स को लिखित रूप में चिन्हित करने के लिए बनाए गए प्रतीक चिन्हों यानी कि वर्णों पर विचार करेंगे। हिंदी वर्णमाला की प्रामाणिक संख्या को समझने की कोशिश करेंगे। वर्णमाला की संख्या है ना छोटा सा विषय, तो वीडियो को अंत तक पूरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें हिंदी वर्णमाला की संख्या के साथ साथ ये भी बताया है कि इस संख्या की प्रामाणिकता क्या है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हिंदी भिन्न भाषा भाषी लोगों के बीच संपर्क स्थापित करने का साधन रही और उसने देशवासियों को एकता के सूत्र में पिरोया। स्वतंत्रता के पश्चात यानी बाद में 14 सितंबर 1949 यानी कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संघ की राजभाषा स्वीकृत किया गया। राजभाषा स्वीकृत होने के बाद इसके एक मानक स्वरूप का होना अनिवार्य हो गया, जरूरी हो गया। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए सन 1960 यानी कि 1960 में केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना की गई। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मानक देवनागरी वर्णमाला, परिवर्धित देवनागरी वर्णमाला और हिंदी वर्तनी का मानकीकरण नामक पुस्तिकाएं समय समय पर प्रकाशित की गईं। इन तीनों पुस्तिकाओं के समन्वित रूप को संशोधन और परिवर्धन के साथ केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा 1983 यानी कि 1983 में देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण शीर्षक से प्रकाशित किया गया। सरल भाषा में बता देती हूँ। स्वतंत्रता आंदोलन यानी फ्रीडम स्ट्रगल के समय अलग अलग भाषाओं के लोग हिंदी में कम्युनिकेट करते थे। इंडिपेंडेंस के बाद जब हिंदी ऑफिस वर्क की भाषा बन गई, नियुक्त कर दी गई, तो ये बात जरूरी हो गई कि उसमें यूनिफॉर्मिटी हो, मतलब एक ध्वनि, साउंड के लिए एक ही चिन्ह, सिंबल हो और लोग इस बात को लेकर विश्वस्त हों कि ये चीज ऐसी ही लिखी जाएगी। तो बस इस पर वर्कआउट शुरू हो गया। इसी वर्कआउट के सिलसिले में केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना की गई और इसी सिलसिले में विभिन्न पत्रिकाएं हिंदी के स्टैंडर्ड फॉर्म को लेकर के पब्लिश की जाती रही। इसके 2016 यानी
2016 वाले संस्करण एडिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप अधिक अध्ययन स्टडी के लिए उसे खोलकर देख सकते हैं। तो आइए इसके वर्णमाला वाले पृष्ठ के स्क्रीनशॉट के साथ शुरुआत करते हैं। फिर इसके कुछ पृष्ठों की स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखकर हिंदी वर्णमाला के मानक स्वरूप पर विस्तार से चर्चा की जाए। ये हिंदी वर्णमाला में पाठ्य पुस्तकों में तथा अध्यापकों द्वारा पढ़ाया जाने वाला स्वरूप है। इसमें स्वरों का वर्गीकरण इस प्रकार है: ह्रस्व स्वर अ, इ, उ, ऋ, दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ए, ओ, संयुक्त स्वर अए, औ और आगत या गृहीत स्वर अ और अ होते हैं। अध्ययन और अध्यापन की सुविधा के लिए वर्गीकरण आवश्यक होता है। कुछ ध्वनियां बचपन में स्वरों के अंतर्गत पढ़ाई जाती है और कहीं अलग से, जैसे अनुस्वार अंग, अनुनासिक अंग और विसर्ग अह। यही बात व्यंजनों के साथ भी लागू होती है। मूल व्यंजन सभी पाठ्य पुस्तकों में एक से होते हैं। ड़ और ढ़ कहीं ट, ठ, ड, ढ, ण के बाद दिए होते हैं, कहीं सबसे नीचे, और अक्सर पाठ्य पुस्तकों में ये नहीं होते हैं, जिसकी वजह से छात्रों को असमंजस रहता है। संयुक्ताक्षर संयुक्त व्यंजन शीर्षक से नीचे दिए होते हैं और आगत व्यंजन क, ख, ग, ज और फ अक्सर नहीं दिए होते। ये मैंने वर्णमाला में इसलिए शामिल किए हैं क्योंकि भिन्न पाठ्य पुस्तकों में आपको ये पढ़ने को मिलते हैं। और ये है हिंदी की मानक वर्णमाला, जिसमें स्पष्ट रूप से स्वर दिए हैं ये, और इनका क्रम भी ऐसे ही दिया है, और व्यंजन मूल व्यंजन के शीर्षक से लिए गए हैं, जिनका क्रम इस प्रकार है। और इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि इस तरह हिंदी वर्णमाला में मूलतः 11 यानी 11 स्वर और 35 यानी 35 व्यंजन हैं। तो ये आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए याद कर सकते हैं। बाकी सभी ध्वनियां अलग शीर्षक से दी हैं। संयुक्त व्यंजन क्ष, क प्लस श, त्र, त प्लस र, ज्ञ, ग प्लस य, श्र, श प्लस र। फिर चिन्हों के साथ अनुस्वार शिरोबिंदु, विसर्ग, चंद्र बिंदु, अर्धचंद्र, हल चिन्ह, गृहीत या आगत व्यंजन ख, ज, फ दिए हैं। शेष बातें छोटी छोटी टिप्पणियों में बताई गई हैं, स्पष्ट की गई हैं कि संस्कृत के लिए प्रयुक्त देवनागरी में और भी स्वर शामिल हैं, किंतु हिंदी में इनका प्रयोग न होने के कारण इन्हें हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है। स्वर की मात्राओं को स्वर वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है। इन्हें 12 खड़ी रूप में अध्यापन के समय यथारूप संयोजन बताया जाना चाहिए। मूल व्यंजनों के शुद्ध रूप को दर्शाते समय प्रत्येक व्यंजन के साथ हल चिन्ह लगाया जाना चाहिए था, किंतु यहाँ वर्णमाला में इन्हें अंतर्निहित स्वर वर्ण अ के साथ ही प्रस्तुत किया गया है। गृहीत व्यंजन 5 हैं: ख, ख, ग, ज और फ। हिंदी वर्णमाला में व्यापक अर्थभेदक 3 व्यंजनों को ही सम्मिलित किया गया है। ये टिप्पणियां समझने में दिक्कत तो होगी, कठिन भाषा में है, लेकिन ये वर्णमाला वाले पृष्ठ के साथ थी, इसलिए अभी इनका जिक्र करना आवश्यक था, तो इन्हें मैंने
यथावत मतलब हूबहू लिख दिया है। आने वाले वीडियोस में जब उस पर्टिकुलर टॉपिक पर यानी विषय विशेष पर बात होगी तो विस्तार से आसान भाषा में इनका मतलब समझाया जाएगा। देवनागरी अंक इस प्रकार हैं और देवनागरी अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप इस प्रकार है। टिप्पणी में लिखा है, संविधान के अनुच्छेद 363 एक के अनुसार संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा, परंतु राष्ट्रपति संघ के किसी भी राजकीय प्रयोजन के लिए भारतीय अंकों के अंतरराष्ट्रीय रूप के साथ साथ देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकते हैं। आसान भाषा में समझ लीजिए कि हमें देवनागरी लिपि के अंकों की जानकारी होनी चाहिए। किसी भी राजकीय कार्यकाज में, ऑफिस वर्क में हमें इसकी जरूरत कभी पड़ सकती है। कोई कह सकता है कि यहाँ देवनागरी लिपि के अंकों का ही प्रयोग करिए, नहीं तो आम व्यवहार की भाषा में देवनागरी लिपि के अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप के रूप में रोमन स्क्रिप्ट के नंबर्स को स्वीकार कर लिया गया है। हिंदी वर्णमाला और मानक वर्तनी यानी कि हिंदी अल्फाबेट्स एंड स्टैंडर्ड स्पेलिंग्स के इस चैप्टर में हमने सबसे पहले फोनेटिक्स पर काम किया, हिंदी की ध्वनियों पर, जिस वीडियो का लिंक आप आई बटन पर क्लिक करके पा सकते हैं। इस वीडियो में नंबर ऑफ अल्फाबेट्स पर काम हुआ। अगले वीडियो में हम स्वर और उसकी कुछ विशिष्ट ध्वनियों के बारे में चर्चा करेंगे। उसके अगले वीडियो में व्यंजनों पर विस्तार से बात होगी, फिर आधे अक्षरों यानी संयुक्त व्यंजनों और कुछ विवादित वर्तनियों पर, और फिर रेफा पर। तो जल्दी ही स्वर और उनकी मात्राओं के साथ और स्वर के तरह प्रयुक्त होने वाली कुछ ध्वनियों और उनको लेकर आपके असमंजसों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लेकिन साथ ही सीखते भी रहिए। बाय बाय।